सोचिए अगर किसी इंसान की जान के पीछे कोई पेशावर अपराधी नहीं, बल्कि वो लोग पड़े हों जिन्होंने उसे बचपन से अपनी गोद में खिलाया हो। ये तो बहुत ही खौफनाक विचार है। बिल्कुल। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि समाज के रक्षक यानी पुलिस भी उन हत्यारों के साथ खामोशी से खड़ी हो। मतलब ये तो किसी ऑटो इम्यून बीमारी जैसा है ना। ऑटो इम्यून बीमारी। हाँ, जहां शरीर की रक्षा करने वाली कोशिकाएं ही शरीर को खत्म करने लगती हैं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम 2007 के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले की परतों को खोलेंगे, जिसने पूरे देश और हमारी न्याय प्रणाली की नींव को हिलाकर रख दिया था। बात हो रही है मनोज और बबली ऑनर किलिंग मामले की। ये केस मतलब ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। हमारे पास जो विस्तृत रिपोर्ट्स और कोर्ट केस की जानकारी है, उससे ये साफ दिखता है कि कैसे आधुनिक सुख सुविधाओं के बीच सदियों पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं एक इतना भयानक रूप ले लेती हैं। सही कहा। और हमारा उद्देश्य भी यही है, ये समझना कि कैसे इस एक दर्दनाक घटना ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ऐतिहासिक और कड़े नियम बनाने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। इस मामले को सिर्फ एक मर्डर केस के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये एक ऐसा आईना है जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि संसद में बने कागजी कानून और जमीन पर चल रहे सामाजिक नियमों के बीच कितना गहरा टकराव है। और ये विरोधाभास सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। अगर हम 2007 के हरियाणा के फतेहपुर तहसील के करोड़ा गांव को देखें, तो ये विरोधाभास अपनी सबसे डरावनी शक्ल में नजर आता है। करोड़ा गांव? हाँ। अक्सर गांव शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कच्ची सड़कें और पिछड़ेपन की तस्वीर बनती है ना? लेकिन करोड़ा वैसा बिल्कुल नहीं था। वहां पक्के मकान थे, जनरल स्टोर, सैलून और बच्चों के लिए स्कूल जैसी सारी आधुनिक सुविधाएं मौजूद थी। मतलब एक छोटे कस्बे जैसा। बिल्कुल। और यहीं रहते थे 23 साल के मनोज और 19 साल की बबली। अब मनोज एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार से था। उसके पिता का निधन हो चुका था और वो अपनी विधवा माँ चंद्रपति और छोटे भाई बहनों को पालने के लिए पास के कैथल शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाता था। और दूसरी तरफ बबली थी, जो गांव के काफी अमीर और रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखती थी। सही बात है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, वो है इन दोनों की सामाजिक पृष्ठभूमि। मनोज और बबली दोनों ही एक ही जाट समुदाय से आते थे, लेकिन समस्या की जड़ ये थी कि दोनों का गोत्र भी एक ही था, जिसे बनवाला गोत्र कहा जाता है। बनवाला गोत्र। इसे समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना होगा। प्राचीन काल में एक ही गोत्र में शादी न करने का नियम मुख्य रूप से आनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जो कि विज्ञान के हिसाब से सही भी था। हाँ, लेकिन बाद के समय में ये नियम एक ही कबीले या परिवार के भीतर जमीन के बंटवारे को रोकने का एक सामाजिक जरिया बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज कभी विज्ञान या अर्थशास्त्र की जरूरत थी, वो समय के साथ एक बहुत ही कठोर धार्मिक और सामाजिक नियम बन गई। बिल्कुल। और खाप पंचायत के कठोर नियमों के अनुसार एक ही गोत्र के होने का मतलब था कि वे दोनों भाई बहन हुए। लेकिन मनोज और बबली तो स्कूल के दिनों से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। मतलब ये स्थिति एक बहुत ही अजीब विरोधाभास पैदा करती है। वो कैसे? ये ऐसा है जैसे मान लीजिए किसी के पास सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन हो, जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट और सारे आधुनिक फीचर्स हों, लेकिन उस फोन का सॉफ्टवेयर 500 साल पुराना हो और उसे अपडेट करने की कोई अनुमति ही ना हो। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। बुनियादी ढांचे का विकास होने का मतलब ये नहीं है कि वैचारिक विकास भी हो गया है। करोड़ा जैसे स्थानों में एक ही गोत्र में शादी ना करने का नियम किसी भी सरकारी या संवैधानिक कानून से बहुत बहुत ऊपर माना जाता है। संविधान से भी ऊपर। हाँ, जब समुदाय के लिए परंपरा का पालन एक अंधा और कठोर नियम बन जाता है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। समुदाय को लगता है कि अगर इस नियम को तोड़ा गया तो उनका पूरा सामाजिक ढांचा ही ढह जाएगा। और मनोज की माँ चंद्रपति को इस खतरे का अंदाजा पहले ही हो गया था। उन्होंने बबली के परिवार को आगाह भी किया था कि भाई अपनी बेटी को समझाएं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब मनोज और बबली को लगा कि गांव में उनका कोई भविष्य नहीं है और उनकी जान को सीधा खतरा है, तो 6 अप्रैल 2007 को मनोज परीक्षा देने के बहाने चंडीगढ़ निकल गया और उसी दिन बबली भी गायब हो गई। भागने के अलावा उनके पास कोई विकल्प था भी नहीं? बिल्कुल नहीं। 7 अप्रैल को दोनों ने चंडीगढ़ के दुर्गा मंदिर में शादी कर ली। क्योंकि गांव के नियम तो पत्थर की लकीर थे, वे एक साथ नहीं रह सकते थे। लेकिन इसके बाद बाहर की दुनिया और हमारे सिस्टम ने उनके साथ जो किया, वो सच में चौंकाने वाला है।
सिस्टम का धोखा, हाँ। बबली के परिवार ने मनोज पर अपहरण का झूठा केस दर्ज करवा दिया था। और फिर 15 जून को कैथल कोर्ट में सुनवाई हुई। वो सुनवाई बहुत अहम थी। 19 वर्षीय बबली, जो कानूनी रूप से बालिग थी, उसने जज के सामने स्पष्ट रूप से गवाही दी कि उस पर किसी ने अपहरण का दबाव नहीं डाला है और वो अपनी मर्जी से मनोज के साथ आई है। तो कोर्ट ने क्या कहा? जज ने उनके बयान को स्वीकार किया और ये देखते हुए कि जोड़े की जान को गंभीर खतरा है, उन्हें बाकायदा पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई। सब इंस्पेक्टर जगबीर और हेड कांस्टेबल धर्मपाल को उनकी हिफाजत का जिम्मा सौंपा गया। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, मतलब अगर देश की एक अदालत ने खुद उन्हें सुरक्षा दी थी, तो वो पुलिस वाले उन्हें पिपली बस स्टैंड पर अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? ये बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने उन्हें पिपली बस स्टैंड पर अकेला छोड़ दिया और वहां से चले गए। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी बैंक का गार्ड खुद ही लुटेरों के लिए तिजोरी का दरवाजा खोल दे। सही कहा। पुलिस के इस तरह पीछे हटने के पीछे जो कार्य प्रणाली है, उसे समझना बहुत जरूरी है। ये केवल लापरवाही का मामला नहीं था। तो क्या ये मिलीभगत थी? एक तरह से हाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अक्सर स्थानीय सरपंच या खाप नेताओं के सहयोग से ही कानून व्यवस्था बनाई रखती है। पुलिस वालों को बहुत अच्छी तरह पता था कि बबली का परिवार और खाप पंचायत राजनीतिक रूप से कितने ताकतवर हैं। मतलब खाप का प्रभाव कानूनी वर्दी से भी ज्यादा ताकतवर था। बिल्कुल। अगर वे उन दोनों को बचाते तो उन्हें पूरे गांव और रसूखदार नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ता। और जैसे ही पुलिस का वो सुरक्षा चक्र हटा, उस खौफनाक न्याय की शुरुआत हो गई जो खाप पंचायत ने तय किया था। बाप रे। शाम के करीब 5 बजे पिपली से 20 किलोमीटर दूर अजेरी गांव के पास से एक सड़क ठेकेदार कुलदीप सिंह ने पुलिस को कॉल किया। उसने बताया कि करीब 16 लोग एक लड़के और लड़की को जबरदस्ती घसीटकर एक सफेद स्कॉर्पियो में डाल रहे हैं। और ये 16 लोग कोई किराए के गुंडे नहीं थे। नहीं, ये सब बबली के अपने दादा और खाप नेता गंगाराज के नेतृत्व में हो रहा था। गंगाराज सिर्फ खाप नेता नहीं था, वो उस इलाके का एक बहुत ही प्रभावशाली स्थानीय कांग्रेस नेता भी था। राजनीति और परंपरा का एक बहुत ही घातक कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। मनोज को उस स्कॉर्पियो के पीछे बांधकर सड़क पर मीलों तक घसीटा गया। उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वो उसके बचने की कोई गुंजाइश ही न रहे। और सबसे विभत्स बात, बबली को ये सब अपनी आंखों से देखने को मजबूर किया गया। इस पूरी घटना का जो मनोवैज्ञानिक पहलू है ना, वो रूह कपा देने वाला है। अदालत के जो दस्तावेज सामने आए हैं, उनके अनुसार बबली के आखिरी शब्द थे, तुमने मेरे पति को मार डाला, अब मुझे भी मार दो। सुनकर दिमाग सुन्न हो जाता है। इसके बाद उसे जबरन कीटनाशक जहर पिलाया गया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये हत्यारे कोई बाहर वाले नहीं थे। ये बबली के अपने सगे चाचा, मामा और भाई थे, जिन्होंने उसे बचपन से बड़ा होते देखा था। हाँ। कोई विचारधारा या समाज का नियम इंसानी भावनाओं को इस हद तक कैसे खत्म कर सकता है कि एक परिवार अपनी ही बच्ची को जहर पिला दे? इसे समझने के लिए हमें ऑनर किलिंग यानी सम्मान के नाम पर होने वाली हत्याओं के मनोविज्ञान को डीकोड करना होगा। इन रूढ़िवादी समुदायों में सम्मान या इज्जत कोई व्यक्तिगत चीज नहीं होती है। ये पूरे परिवार की होती है। हाँ, ये एक सामूहिक संपत्ति होती है जिसका सीधा नियंत्रण परिवार के पुरुष करते हैं। परिवार की ये पूरी इज्जत महिलाओं के आचरण से जोड़ दी जाती है। तो जब कोई लड़की अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनती है तो इसे उस सामूहिक सम्मान पर सीधा हमला माना जाता है। ऐसे में उस तथाकथित इज्जत को बचाने के लिए अपने ही बच्चों की जान लेना उन्हें कोई अपराध नहीं लगता, बल्कि वे इसे समाज को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया मानते हैं। ये बहुत ही खतरनाक मानसिकता है। और हत्या के बाद इस क्रूरता को छिपाने के लिए अपराधियों और स्थानीय पुलिस ने मिलकर सबूत मिटाने की जो कोशिश की, वो तो एक अलग ही लेवल का धोखा था। बिल्कुल, सिस्टम का पूरा दुरुपयोग किया गया। 23 जून को एक नहर के पास से दोनों के बुरी तरह सड़े गले शव बरामद हुए। अब कायदे से तो शवों की पहचान होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने बिना किसी पहचान या डीएनए टेस्ट के बेहद जल्दबाजी में उन शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। ये बहुत ही संदिग्ध था। कानूनी प्रक्रिया में हत्या साबित करने के लिए कॉर्पस डेलिक्टी यानी अपराध के भौतिक साक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। शवों को बिना डीएनए प्रोफाइलिंग के जला देने का सीधा मतलब ये था कि पुलिस सबूत नष्ट कर रही थी, ताकि केस ही खत्म हो जाए। हाँ, क्योंकि अगर शवों की पहचान ही नहीं होगी तो बचाव पक्ष कोर्ट में आसानी से कह सकता था कि मरने वाले मनोज और बबली थे ही नहीं। वे साबित कर देते कि दोनों कहीं भाग गए हैं।
लेकिन कहते ना कि कोई भी साजिश कितनी भी मुकम्मल क्यों न हो, एक छोटी सी गलती पूरा खेल पलट देती है। यहाँ वो गलती थी उस सड़क ठेकेदार कुलदीप सिंह का मोबाइल वीडियो। वही वीडियो जिसमें स्कॉर्पियो दिख रही थी। हाँ, कुलदीप ने अपहरण के वक्त उस स्कॉर्पियो का वीडियो बना लिया था, जिसमें गाड़ी का नंबर साफ दिख रहा था। उसी नंबर के आधार पर पुलिस ने स्कॉर्पियो के ड्राइवर मनदीप को गिरफ्तार किया। और मनदीप ने सब कुछ उगल दिया। बिल्कुल। जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने सारे रिश्तेदारों के नाम बता दिए और एक ऐसा ट्विस्ट सामने रखा जिसने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। वो मारुति 800 वाला ट्विस्ट। हाँ, उसने बताया कि असल में लाशों को ठिकाने लगाने के लिए उस सफेद स्कॉर्पियो का इस्तेमाल हुआ ही नहीं था। सबूत मिटाने के लिए बबी के मामा बरूराम की एक पुरानी मारुति 800 कार का इस्तेमाल किया गया था। और भौतिक साक्ष्यों के नजरिए से ये जानकारी इस केस का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुई। एकदम किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा है ये। एक तरफ जांचकर्ता सबूत ढूंढ रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के विभाग के कुछ लोग सबूत मिटाने में लगे हैं। क्योंकि वो कार तो कटने के लिए कबाड़ी की दुकान पे पहुंच चुकी थी। हाँ, पुलिस ने उसे कबाड़ी की दुकान से ठीक कटने से पहले बरामद कर लिया। उसका हैंडल तक निकाला जा चुका था। लेकिन जब उस पुरानी मारुति 800 को फॉरेंसिक टीम ने वैक्यूम किया तो जो मिला उसने इस केस को दफन होने से बचा लिया। क्या क्या मिला था कार से? कार के अंदर से मनोज की शर्ट के 2 टूटे हुए बटन, बबली की पायल के कुछ टुकड़े, कुछ टूटे हुए बाल और सबसे अहम, कार की पिछली सीट की दरारों में खून के कुछ सूखे निशान मिले। और जब उस खून का डीएनए टेस्ट किया गया तो वो बबली की मां के डीएनए से पूरी तरह मैच हो गया। बिल्कुल। मतलब सोचिए, एक कबाड़ी की दुकान से मिली उस छोटी सी कार ने इतने बड़े रसूखदार लोगों को बेनकाब कर दिया। ये दिखाता है कि भौतिक साक्ष्य कितने महत्वपूर्ण होते हैं। चूंकि पुलिस ने शवों को बिना डीएनए के जला दिया था, इसलिए अगर ये मारुति 800 और उसमें मौजूद खून या बटन नहीं मिलते तो अपराधी आसानी से बच निकलते। फॉरेंसिक सबूत कभी झूठ नहीं बोलते। सही कहा। मजबूत सबूत मिलने के बाद गिरफ्तारियां तो हो गईं, लेकिन असली लड़ाई अदालत के अंदर और गांव में शुरू हुई, जहां राजनीतिक ताकत और खौफ का नंगा नाच देखने को मिला। मनोज के परिवार का तो हुक्का पानी बंद कर दिया गया था। हाँ, पूरे गांव में उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। खाप पंचायत ने फरमान जारी किया कि जो भी व्यक्ति मनोज के परिवार से बात करेगा उस पर 25,000 रुपए का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। 25,000 रुपए, वो भी 2007 में? बहुत बड़ी रकम थी। बिल्कुल। और कोई भी स्थानीय वकील उनका केस लड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि कोई खाप की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता था। हारकर उन्हें बाहर से एक वकील लाल बहादुर खोवाल को बुलाना पड़ा। और इसी बीच प्रशासनिक व्यवस्था का एक और स्याह रूप सामने आया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव आ गए। चुनाव के समय केस की गति जानबूझकर धीमी कर दी गई। चुनाव का इस केस से क्या लेना देना? लेना देना था। मुख्य आरोपी गंगाराज एक बड़ा नेता था और खाप पंचायत का मुखिया होने के नाते उसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक था। कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव से ठीक पहले उस वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती थी। हम अक्सर मानते हैं कि अदालतें बाहरी दुनिया के शोर और राजनीति से अछूती होती हैं, लेकिन यहाँ तो चुनाव के कैलेंडर और एक आदमी के राजनीतिक रसूख ने न्याय की घड़ी को पूरे 3 साल के लिए रोक दिया। ये सिस्टम की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। और तो और मनोज के परिवार को डराने के लिए पैरोल पर छूटे एक अपराधी ने मनोज की बहन सीमा पर जानलेवा हमला भी किया। सीमा उस वक्त पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग कर रही थी, ताकि उनका परिवार डरकर केस वापस ले ले। बिल्कुल। लेकिन यहाँ नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, जगमती सांगवान का योगदान बहुत बड़ा था। जनवादी महिला समिति की जगमती सांगवान जैसी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह मीडिया के जरिए लगातार पूरे देश का ध्यान इस केस पर बनाए रखा, वो काबिले तारीफ है। ये दिखाता है कि जब सिस्टम काम करना बंद कर दे तो जनता का दबाव ही एकमात्र रास्ता बचता है। और इस लंबी लड़ाई का परिणाम आखिरकार मार्च 2010 में करनाल की सेशन कोर्ट के फैसले के रूप में सामने आया। जज वानी गोपाल शर्मा का वो ऐतिहासिक फैसला। हाँ, जज साहिबा को खुद लगातार धमकियां मिल रही थीं, फिर भी उन्होंने 5 रिश्तेदारों को फांसी की सजा सुनाई और मुख्य साजिशकर्ता गंगाराज को उम्र कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी गई। दागी पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हुई। बिल्कुल लगा कि न्याय मिल गया, लेकिन जमीनी हकीकत इतनी सीधी नहीं थी। ठीक 1 साल बाद मार्च 2011 में
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को घटाकर उम्र कैद में बदल दिया। और सबसे निराशाजनक बात, खाप नेता गंगाराज और सतीश को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। बरी कर दिया गया? मतलब ये क्या बात हुई? क्या इसका मतलब ये है कि मुख्य साजिशकर्ता सिर्फ इसलिए आजाद घूम रहा है क्योंकि उसे पता था कि सिस्टम से कैसे खेलना है, जबकि हर कोई जानता था कि आदेश उसी ने दिया था? यहीं पर कानूनी सच और सामाजिक सच के बीच का सबसे बड़ा अंतर सामने आता है। अदालतें इस बात पर नहीं चलती कि हर कोई क्या जानता है या भावनाएं क्या कहती हैं। कोर्ट सिर्फ ठोस सबूतों पर काम करता है। तो गंगाराज बचा कैसे? गंगाराज ने एक परफेक्ट एलआईबी का इस्तेमाल किया। एलएबी? हाँ, कोर्ट में उसने साबित कर दिया कि जिस वक्त अपराध हुआ उस वक्त उसके फोन की लोकेशन घटनास्थल से 60 किलोमीटर दूर थी। ये इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि कैसे रसूखदार लोग पुलिस की शुरुआती गलतियों, जो कि जानबूझकर की गई थी, उनका फायदा उठाकर कानून के फंदे से साफ बच निकलते हैं। और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी फैसले को बरकरार रखा। बिल्कुल। ये बहुत ही कड़वा सच है। हालांकि अपराधियों ने सिस्टम का फायदा तो उठाया, लेकिन मनोज और बबली की इस दर्दनाक मौत ने पूरे भारत की कानूनी संरचना में एक ऐसा बदलाव ला दिया जिसकी बहुत लंबे समय से जरूरत थी। सही कहा। इस केस के कारण पूरे देश में जो जनाक्रोश बढ़ा, उसी ने 2018 के ऐतिहासिक शक्ति वाहिनी सुप्रीम कोर्ट फैसले को प्रेरित किया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच वाला फैसला। हाँ, कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट फैसला सुनाया कि दो वयस्कों की शादी में खाप पंचायत या किसी भी सभा का दखल पूरी तरह से एक आपराधिक कृत्य माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने प्रशासन की जिम्मेदारी तय कर दी। यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उस क्षेत्र के जिला अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और SP को इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव था। मतलब सोचने वाली बात है, मनोज और बबली की शादी सिर्फ 2 हफ्ते ही टिक पाई, लेकिन उनके बलिदान ने पूरे देश के युवा जोड़ों की सुरक्षा के लिए एक मिनी संविधान का रूप ले लिया। हम कह सकते हैं कि बुराई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन इस केस ने कम से कम उन संस्थागत और प्रशासनिक ढालों को तो तोड़ ही दिया है जिनके पीछे छिपकर ऐसी पंचायतें अपना खौफ चलाती थीं। इस गहन चर्चा को समेटते हुए हम ये देख सकते हैं कि कैसे आधुनिकता का दिखावा करने वाले समाज में भी आज भी परंपरा, सत्ता और कानून के बीच एक भयानक जंग छिड़ी हुई है। और ये केवल एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये हमारे सामाजिक ढांचे की एक डरावनी सच्चाई है। बिल्कुल। आज के इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के युग में ऐसे मामले हमें याद दिलाते हैं कि कागज पर लिखे गए अधिकार तब तक बेमानी है जब तक समाज की सोच नहीं बदलती। 100% सहमत हूं मैं इस बात से। तो इसी के साथ हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। 2018 में कानून तो बन गया, लेकिन जब आधुनिक न्याय प्रणाली और सदियों पुरानी सामुदायिक निष्ठा के बीच सीधा टकराव होता है, तो क्या सिर्फ अदालतों में कानून बना देने से लोगों की मानसिकता रातों रात बदल सकती है? ये बहुत गहरा सवाल है। या फिर ये असली लड़ाई कोर्टरूम के बाहर, हमारे अपने घरों में और हमारी अपनी डाइनिंग टेबल पर लड़ी जानी अभी बाकी है? जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक शायद ये ऑटो इम्यून बीमारी भी खत्म नहीं होगी। हमारे साथ इस विस्तृत विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद।